मेरा नाम नरपत कुमार है और मैंने शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10th क्लास पास की और मेरे 10th में 96.33% बने हैं। मेरा नाम मनु खिलेरी है। मैं शिव शक्ति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोरीमना में पढ़ता हूँ। मेरे 10वीं क्लास में 92.67% आए हैं। पूछे कि शिव शक्ति में क्या है, परसेंटेज ही बनाना नहीं है। सरकारी नौकरी में शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमना के पढ़े हुए विद्यार्थी, मैं उन विद्यार्थी देखोगे तो आपका नाम ले ही लेता हूँ, सर मैं ले लेता हूँ कि शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थी घेवर खिलेरी, जो प्रयोगशाला सहायक में लगे हुए हैं राजकीय महाविद्यालय धोरीमना में। और मेरे यहाँ धोरीमना में बिमला विष्णु जी जो प्रयोगशाला विज्ञान वर्ग में राजकीय उच्च महाविद्यालय धोरीमना में लगे हुए हैं। राजस्थान पुलिस में कमलेश ढाका जी लगे हुए हैं। एक भगवानाराम में भी हूँ जो आप सब देख पाते हो वहां से। और भी एक हमारे बीएसएफ में हमारे मित्र रहे, हमारे क्लासमेट है श्री नरेश खिलेरी जो बीएसएफ में सेवा देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँ तो माँ सर ले लेंगे कोई रह गया तो। लेकिन शिव शक्ति ने केवल परसेंटेज ही नहीं देते हैं, शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय के कई विद्यार्थी सरकारी सेवा में भी है। बाकी वालों में नाम भूल गया, सर ले लेंगे, इतने सारे मुझे याद नहीं। बिल्कुल राइट बात है भगवानाराम जी। हमारा तो शिक्षा सेवा के अंदर अभी 14-15 साल हुए हैं, फिर भी अभी बच्चे ये केवल आप इन जो सेवाएं कह रहे हो, इसके अलावा भी बहुत ऊंची सेवाओं के अंदर उच्च पदों पर भी है और डॉक्टर भी कर रहे हैं 5-10 लड़के। हाँ, मैं भूल गया था, आपकी बुरा मत मानना। मेरे क्लासमेट रहे मांगी जी विष्णु खिलेरी जो अभी शायद MBBS की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवानाराम धोरीमना हूँ और आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना के संस्था प्रधान श्री नंदाराम जी खिलेरी साहब। धोरीमना में अगर सबसे सुंदर या सबसे पढ़ाई में आगेवान विद्यालय है जिनमें से एक नाम है श्री शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना का। और उनके शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना के संस्था प्रधान मेरे साथ में श्री नंदाराम जी खिलेरी साहब है। हम पूरे इनका इस एपिसोड के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आपके विद्यार्थियों को कैसा पढ़ाना है या आपके विद्यार्थी कैसे पढ़े, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में या अग्रिम जीवन को कैसे जी सके। इन तमाम सवालों के साथ में मेरे साथ में खिलेरी साहब है। मैं स्वयं आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं स्वयं इस सामने इस मैदान में शिव शक्ति के यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ के निकला हुआ विद्यार्थी हूँ। और तमाम चीज़ों के सवालों के साथ मेरे साथ खिलेरी साहब है कि जीवन में क्या होना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लेकर मैं अलग अलग सवालों के मेरे जो जीवन में जो सवालों के साथ में घटित होता है या आपके जो विद्यार्थी हैं वो इस एपिसोड को जरूर देखें या अपने दोस्तों को जरूर भेजें, जिसके माध्यम से आपके जीवन की खुशहाली या उज्ज्वला हो सके, ताकि आपको जीवन आगे की संकटों से या जीवन में कुछ और नयापन महसूस करने को मिल सके। तो मेरे साथ में श्री नंदाराम जी खिलेरी साहब है। पहले तो खिलेरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों की ओर से। धन्यवाद भगवानाराम जी। आपके विद्यालय धोरीमना में बहुत शानदार रिजल्ट दिया, आप क्या कहना चाहते हो? लगातार 2011 से शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमना शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। 2014 से कक्षा 10वीं और 2016 से कक्षा 12वीं की बोर्ड कक्षाएं लगातार अच्छा परिणाम दे रही है। यह सब अच्छी योग्यता, अनुभवी टीम और अभिभावकों के आशीर्वाद और सहयोग से संभव हुआ है। क्या स्थिति रहती है कि विद्यार्थी टॉप आएगा, अपन को क्या पता चल जाता है? हाँ, अपन साल भर नियमित रूप से अच्छा अध्ययन करवाते हैं, साथ में बारीकी से, बड़ी गहराई से, बड़ी गंभीरता से बच्चों का व्यक्तिगत ध्यान रखते हैं। तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छा माहौल देते हैं अपन विद्यालय के अंदर और घर के अंदर भी हम अभिभावकों को बात करते हैं कि बच्चा अच्छा ढंग से पढ़ रहा है तो वो भी उसका अच्छा सहयोग करते हैं। तो अच्छे माहौल से सब संभव हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं जब यहाँ शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय आज एक बार फिर से आया तो मैं देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के हैं जो यहाँ ऐसी मेरे पीछे जो होर्डिंग लगी हुई है फोटोओं की, बहुत सारे विद्यार्थियों के 90+ के फोटो लगे हुए, कक्षा 12वीं का टॉपर, कक्षा 10वीं का टॉपर, मैंने बहुत सारे देखे जिनमें एक फोटो मेरा मैंने देखा, अंदर मेरा भी लगा हुआ था एक फोटो। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे क्लासमेट रहे या मेरे साथ रहे,
उन सारे विद्यार्थियों को फोटो देखे। पर मैंने देखा जो मेरे बाद के जो आज से 7-8 साल पहले जब मैं यहाँ पढ़ता था, उसके बाद मैंने जनरल लिस्ट में आज से 5 साल हो गए आपके माध्यम से जनरल लिस्ट का काम, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जिसके 90+ प्रतिशत के साथ में होर्डिंग लगे हुए, ये इतने सारे कैसे हो जाते? बिल्कुल सर, ऐसी बात है। यह लगातार परिणाम अच्छा ही रह रहा है। गत वर्ष भी अच्छा परिणाम रहा था और गुणात्मक दृष्टि से ऐसा नहीं कि टॉप के अच्छे आ रहे हैं बाकी बच्चों के अच्छे नहीं हैं। हम जब कक्षा के अंदर सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दे करके, जो कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान दे करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो जो बच्चा 40 होता है तो 50-60 जरूर पहुंच जाता है। तो हम ऐसी लगातार हर वर्ष कोशिश करते हैं। तो छोटी कक्षा के अंदर जो बच्चा होता है जो कमज़ोर होता है तो उसको अपन ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी कक्षा में आते आते बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते जाए और ऐसा उसमें सुधार आ जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ होर्डिंगें पढ़ी, तो होर्डिंगों के अंदर एक चीज देखी, वो चीज कॉमन है। जो मेरे जब वो फोटो लगे उनमें भी मैंने देखा था कि 100% रिजल्ट, कक्षा 10वीं का 100% रिजल्ट, कक्षा 12वीं का 100% रिजल्ट, मतलब सारे विद्यार्थी पास। ऐसा क्यों हो जाता है, कोई फेल नहीं? बिल्कुल सर, अपन कक्षा के अंदर, विद्यालय के अंदर हर दृष्टि से 24 घंटे का जो टाइम टेबल होता है, दिनचर्या होती है, उसको बच्चों को हम बताते हैं तो वो बच्चे उस अनुसार चलते हैं। तो ऐसा पास वाली बात तो कुछ है ही नहीं। पास वाले 33% से होते हैं, 33% कुछ नहीं, आराम से बच्चे कर लेते हैं यदि अपन अच्छी तरह से माँ बाप और अभिभावक और टीचर्स, गुरुजन सारे जब विद्यालय और परिवार के अंदर ध्यान देते हैं ना, तो आराम से हो जाता है। और उससे अच्छा गुणात्मक परिणाम ऐसा है कि प्रतिशत के अंदर देखो 90 से ऊपर 40 में से जब 12-13 लड़के 90 क्रॉस करते हैं और 22 से 25 लड़के 40 में से 80 से अबो आते हैं, तो समझ लो वहाँ किस तरीके से सभी बच्चों का ऐसा माहौल होगा और कंपटीशन से बच्चे एक दूसरे के कंपटीशन से पढ़ते होंगे। कक्षा में कैसा माहौल होगा, कितना अच्छा माहौल है, कितना कंपटीशन है, तब ऐसा कंपटीशन से ये संभव हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं इस बात को आज भी नहीं भूल पाता कि मैं कक्षा 10वीं के अंदर फेल होके यहाँ आया था। 2014 की बात है, और जब धोरीमना में कहीं भी, मैं कई विद्यालय में मेरे को भेजा गया था, तो यही कहा गया था कि ये विद्यार्थी पास नहीं हो सकता और कोई और जरिया देखना पड़ेगा। तो हमने फिर, हमारे कोई आदमी या कोई मित्र थे, उन्होंने कहा कि आप शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना में जाए और आप वहां जाके पास हो सकते हो। तो कहीं अगर कोई, बाकी तो ठीक है कि पास होना या परसेंटेज बनवाना आजकल आसान काम हो गया, लेकिन किसी को अगर पास करवाना है ना, वो मुसीबत होती है। क्योंकि जो आदमी फेल हो जाता है वो सारी तरफ से फेल हो जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से। तो यहाँ शिव शक्ति में आते हैं तो मेरा एक ऐसा अनुमान है कि पास हो जाते हैं। हाँ, आराम से। मतलब इसका कारण ये होता है कि अपन अनुशासित ढंग से संस्कारित शिक्षा देते हैं ना, तो उससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई के अंदर लग जाता है। और जब बच्चों का रेगुलर ध्यान पढ़ाई में जाता है और अपन उसमें ध्यान देते हैं, जिसमें केवल विद्यालय का ही नहीं, परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि अपन जैसा कहते हैं, जो काम देते हैं, जो कुछ चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या अदर एक्टिविटी हो, उसके अंदर परिवार वाले भी, लोग भी अच्छा सहयोग करते हैं, तो वो बच्चा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें बच्चे की भी रुचि हो जाती है, साथ साथ माँ बाप की, और जो टीचर्स है वो भी खुश होते हैं कि बच्चा वास्तव में पहले क्या था, अब कितना आगे बढ़ा है। इसमें अनुशासन, अच्छा माहौल, संस्कार, ये सारे काम करते हैं। खिलेर साहब ये सारी बात धीरे धीरे बता नहीं रहे, लेकिन मैं एक बात का अनुभव, मेरा अनुभव कहता है कि तो मैं पढ़ता था तो यहाँ एक सिस्टम ये होता था कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, और एक शिव शक्ति की एक और खासियत होती थी कि आपको समय सारणी क्या है, आपके पास टाइम टेबल क्या है, वो चीज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। ये टाइम टेबल कैसे? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अपन की जो 24 घंटे का दिन होता है, दिन रात है, उसकी अपन के पास में दिनचर्या होनी चाहिए। कि कहते हैं ना, संस्कार क्या है? संस्कार कोई इंजेक्शन नहीं है। संस्कार का मतलब होता है, जैसे परिवार के अंदर माँ बाप 4 बजे उठते हैं तो बच्चा भी देखेगा कि मुझे भी 4 बजे उठना है, पढ़ाई करना है वगैरह। आजकल 4 बजे कोई नहीं उठता। नहीं, माँ बाप भी 4 बजे कोई नहीं उठता, काम ही नहीं रहा आजकल। बिल्कुल साहब, जो सक्सेस है, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, वो विद्यार्थी 4-5 बजे उठ करके अपना जो भी काम है, सुबह को क्या होता है, दिमाग फ्रेश होता है। जो दिन को 4 घंटे में नहीं पढ़ते, वो दिन सुबह को 1 घंटे में भी कवर कर लेते हैं। जैसे
संस्कार की बात करें, जैसे कोई माँ बाप है, अच्छी निर्मल भाषा मतलब अच्छी तरह से मधुर वचन बोल रहा है तो वो बच्चा भी मधुर वचन बोलना सीखेगा, ठीक है ना। जैसा गुरुजन है स्कूल के अंदर अच्छा पढ़ाई करवा रहे हैं, उसका आचार विचार व्यवहार अच्छा है तो बच्चा भी वो व्यवहार ग्रहण करता है, वो देखता है, यही संस्कार है। इस समय सारणी क्या रहती है आप विद्यार्थियों को जो हाँ, बच्चों को हम ये भी मोटिवेट करते हैं कि बेटे आप अपना 24 घंटे की दिनचर्या तय करो, आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे मतलब खेलना है, कितने घंटे खेलना है, वो सारी दिनचर्या तय होनी चाहिए। बिल्कुल खेलना भी चाहिए लेकिन उसका भी टाइम होना चाहिए, पूजा पाठ ध्यान में बैठना चाहिए, उसका भी टाइम होना चाहिए, पढ़ाई का भी टाइम होना चाहिए। इस तरीके से यदि कोई टाइम टेबल से व्यवस्थित दिनचर्या से यदि कोई आगे बढ़ता है तो मैं तो ये समझता हूँ कोई चीज़ या कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। समय सारणी क्या रहती है शिव शक्ति में जो विद्यार्थियों के लिए समय सारणी क्या रहती है आपके यहाँ विद्यालय के अंदर नहीं हाँ। नहीं आप जो बच्चों के समय सारणी बढ़ाते हो हाँ, वो हम ये समझते हैं कि सवेरे जल्दी उठें, 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जितना भी 2-2.5 घंटे समय मिलता है सुबह सुबह को अच्छी तरह से स्वाध्याय करें, जो कुछ पढ़ाया उसका रिवीजन करें, कल क्या पढ़ाया जाएगा उसका अच्छी तरह से पढ़ के जाएं ताकि कक्षा में जाएं तो हमें वो चीज़ जो पढ़ाई जाएगी वो बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि पढ़ के आएँ। तो इस तरीके से फिर स्कूल आएँ, स्कूल के व्यवस्थित तरीके से स्कूल का काम करें, जहाँ भी रहें उसके अंदर अच्छा करने की कोशिश करें। उसके बाद में जब विद्यालय से घर जाते हैं तो पहुँचने के बाद में जो भी क्रियाकलाप होते हैं अपन को दैनिक व्यवस्थित तरीके से बैग वगैरह पहले हमारे समय में होता टाइम टेबल बनाते वैसे अभी भी बनाते हैं या फिर वो हाँ नहीं व्यवस्थित रूप से वही क्रिया चल रही है। तो फिर जा करके आराम से भोजन वोजन करके आराम करके फिर जो गृह कार्य मिलता है उसको करना चाहिए। शाम को घंटा भर 2 घंटे खेलना भी चाहिए। फिर पूजा पाठ ध्यान के अंदर दे करके शाम को 10 साढ़े 10 जितनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, पढ़ने की रुचि होती है उस अनुसार पढ़ना चाहिए ताकि वो कैसा भी लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है वो आराम से कर सकते हैं। जैसे उसको ये मालूम भी पड़ जाता है कि बच्चा जब पढ़ता है उसके हमेशा टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं, साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, बड़े परख भी लेते हैं, फिर प्री बोर्ड भी लेते हैं। तो उससे उसके माध्यम से बच्चों को ये मालूम पड़ जाता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मुझे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका मूल्यांकन हो जाता है वो। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो आत्म अनुशासन की होती है। बच्चे जब आत्म अनुशासित होते हैं, संयमित होते हैं और बड़े धैर्य से आगे बढ़ते हैं तो वो आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर दर्शकों मैं एक बात यहाँ जब पढ़ता था, अब तो होता है कि नहीं तो पता नहीं, उस समय एक समय होता था कि डेली आपको टेस्ट देना है, कल ये चीज याद करके आना है, आज उसको टेस्ट, वो भी सिस्टम है। बिल्कुल सब प्रैक्टिस से व्यक्ति ज़्यादा अभ्यास करने से बहुत मजबूत हो जाता है उस क्षेत्र के अंदर, उस विषय के अंदर। इसलिए प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, कोई भी क्षेत्र हो। कहते हैं ना अनुभव, यही अनुभव है। अपन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाया उसका टेस्ट लेते हैं, फिर उसका बच्चों को वो नंबर सुनाते हैं, उसमें क्या कमियां रही केवल उस कमियों को बताते हैं कि बेटा इसमें तेरे को ये कमी रही है, इसको अंदर सुधारना। तो आगे जब भी उसका टॉपिक का टेस्ट होता है तो वो उसमें सुधार करके बैठता है, तो वो उसमें अच्छा कर लेता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे हमने 3-3 प्री बोर्ड लिए, अब 3-3 प्री बोर्ड का पेपर बनाना, उसकी कॉपियाँ चेक करना, बच्चों को नंबर सुनाना, उससे बच्चों को जब प्रथम प्री बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर बच्चा कितना किया, फिर दूसरे में वो क्या कमियां रही उसको सुधार करके वो दूसरे में बैठा है। इस तरीके से लास्ट तक वो बहुत मजबूत हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ जाता है उसके अंदर। बच्चे का आत्मविश्वास के साथ बहुत बड़ी बात तो आत्मविश्वास होता है। जब इतने पूरे आत्मविश्वास के साथ जो एग्जाम हॉल में बैठता है तो एग्जाम हॉल के अंदर भी उसका माहौल अच्छा हो जाता है, तो वो टॉप कर लेता आपको है। लोग कहते हैं ना कि इतनी सारी माता पची क्यों करनी है, सीधे अपने को एग्जाम करवा देते हैं, सीधे कर देते हैं। नहीं, ऐसे देखो अपना बाकी वाले स्कूलों में होते हैं करवा देते हैं, अपना क्या दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी और अपना अपना दायित्व होता है, अपना अपना धर्म होता है। तो उस धर्म को अपन को निभाना है। ये अपन शिक्षा के क्षेत्र में है तो शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अब केवल शिक्षा ही मैं तो ये समझता हूँ
केवल शिक्षा देना ही नहीं भाई, व्यक्ति अच्छा जीवन कैसे जी सकता है, अपना जीवन अच्छा कैसे बना सकता है, वो शिक्षा देनी चाहिए। उसके अंदर कौशल है, शैक्षिक गतिविधियां हैं, सभ्यता संस्कृति बच्चे के अंदर किस तरीके से विकसित की जाए, ऐसी एक्टिविटी है। ये चीजें करने से व्यक्ति चाहे कोई नौकरी लगे या न लगे, जहां भी वो अपना झंडा गाड़ेगा वहां वो सफल होगा। मतलब इतना मजबूत हो जाता है जब अपन चाहूं। और बच्चे का विकास ये परिवार और स्कूल के माध्यम से ही जो शुरुआती दौर में होता है, जो नींव होती है वो मजबूत करते हैं ना, वही विकास है। बाद में तो बच्चा अपने आप करता है, आगे बढ़ते हैं तो अपने आप होता है। लेकिन ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी की। जैसे कोई भी अपन बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी जब नींव मजबूत है तो अपन उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना सकते हैं। वैसा ही शुरुआती दौर में प्राथमिक शिक्षा के अंदर है, प्राथमिक शिक्षा के अंदर परिवार और स्कूल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस समय यदि बच्चे को अपन कॉन्फिडेंस से भर देते हैं, आत्मविश्वास के अंदर स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, और उसको इसके साथ साथ छोटे विद्यार्थी को पढ़ाना ठीक रहता है, बड़े आनंद कहाँ आता है आपको? आनंद कहाँ आता है? मेरे को तो मैं बताऊं आपको 2002 से मैं अध्यापन कार्य में लगा था। तो शुरुआत में तो छोटे बच्चों को पढ़ाता था, 5-10 साल तक मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया। मुझे तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, बहुत वाचन के साथ अच्छी तरह से बच्चों को अपन पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, कविता पाठ के साथ इस तरीके से। और आनंदित शिक्षा शुरुआत से मैंने तो उसके बाद में बड़ी कक्षाओं में पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में रुचि थी तो इस क्षेत्र में आगे। लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने का आनंद आता है। वो वैसे बड़े बच्चों को बड़े बच्चे अति ग्रहण करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे उससे भी ज़्यादा ग्रहण करते हैं हर चीज़। छोटे बच्चों की विशेषता होती है, जैसा अपन करते हैं उसको वो ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो हमें उस छोटे बच्चों के सामने तो हर दृष्टि से बहुत ही अधिक सावधान और सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, हर दृष्टि से अपन को उसके सामने पेश आना पड़ता है ताकि वो हर चीज़ कॉपी करते हैं। नैन सर को शायद इस बात का अनुभव नहीं है, मैं आज पहली बार ये बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे को नैन जी शायद 6 क्लास में पढ़ाते थे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामान डूडिया के तब पढ़ाते थे। तब से छोटे थे तब पढ़ाते नैन जी का अलग ठगा था। फिर 11वीं 12वीं में तो भाई अलग से सिस्टम होता है कि वो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन उस समय एक अलग सिस्टम था। मेरे को आजकल क्या है कि मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरे कई विद्यार्थी देखेंगे तो मेरे को लगता है कि छोटे बच्चों का नहीं, 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाना हो तो फिर ठीक है कि स्पीड से बोलना है, अपने आप चलते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। नैन सर को एक अलग सिस्टम है कि छोटे बच्चों को आना था। कैसे? हाँ, बिल्कुल। छोटे बच्चे अधिक ग्रहण करते हैं। अपन जितना भी देते हैं उतना वो मतलब तैयार कर लेते हैं, और तब जब वो उसके अंदर सुधार आता है तो वो आनंद तो आना ही है अपन को। उससे अपन का भी हौसला बढ़ता है कि वास्तव में आज इतना काम दिया, इतना अपन बोल के दिखा करके, पढ़ा करके, लिखा करके, जितना भी अच्छा पढ़ाया बच्चों ने कवर करके आगे दूसरे दिन, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो अपन उसको और अधिक आगे इससे आगे क्या पढ़ाना चाहिए, इससे आगे वो इस तरीके से अपन का भी उत्साह बढ़ता है। वैसे बच्चों का भी उत्साह बढ़ता है और उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ती है। और अपन वैसे अपन को भी वो बच्चा जब प्रथम में पढ़ रहा है, अपन ने प्रथम का कोर्स है जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो अपन ने करवा दिया, बच्चे ने कवर कर लिया है, तो उससे भी आगे अपन उसी कक्षा में आगे बढ़ करके उसको पढ़ाते हैं और समझाते हैं, तो वो उस चीज़ को कवर कर लेता है, तो उससे और अधिक आनंद आता है। पहले क्या होता जब हम पढ़ते थे, मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्या है कि सवाल में आसानी रहे कि हम पढ़ते उस समय क्या होता था कि 10वीं करने के बाद आप 11वीं में आए हो तो शिव शक्ति में आप पढ़ते हो तो आपको राजस्थान का जीके 11वीं क्लास तक क्लियर करके आपको याद करना होता था। फिर एसटीसी करो तो मेरे जब एसटीसी की बाद में रीड की तो बड़ा आसानी से हो जाता है कि आपने जो होता है जीके वो आपको आसानी से अभी भी होता है जीके वाला सिस्टम। बिल्कुल। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कोई भी फील्ड है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, अदर की कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हम छोटी कक्षाओं से भी प्रार्थना सभा के अंदर तो निर्धारित ही है, शानदार प्रार्थना सभा होती है, उसके अंदर भी एक पार्ट है जीके का, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में बड़ी कक्षाओं के अंदर कालांश होते हैं, निर्धारित है, उसके अंदर भी सामान्य नॉलेज की जानकारी दी जाती है ताकि बच्चा, भाई किताबी ज्ञान तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो एक पिन पॉइंट चीज है। उसके अलावा सामान्य नॉलेज
भी बच्चों को होना चाहिए। इसलिए हम वो जनरल नॉलेज साथ साथ में, ताकि आगे बच्चा जब कहीं भी जाए, सब्जेक्ट अपना विषय है, उसके साथ साथ में सामान्य नॉलेज का भी उसको जब ज्ञान होता है ना, तो वो अपने आप को मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस समझता है। पहले हमारे जमाने में या हम पढ़ते उस समय तब एक सिस्टम और होता था, एक अंत्याक्षरी होती, बाल सभा होती थी। उसमें क्या कि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लिख के देना है, फिर आपके वहाँ सवाल आएंगे, फिर विद्यार्थी को बताएंगे, फिर ये एक प्रक्रिया होती है। आज भी है? हाँ, बाल सभाएं होती है शनिवार को, जिसके अंदर अलग अलग वार के शनिवार, जब पहला शनिवार है तो उसके अंदर इंग्लिश की होगी, तो एक दिन जनरल नॉलेज की होगी। इस तरीके से वो कंपटीशन के अंदर ये काम होता है, जिससे बच्चों को आनंद रूप से, आनंद के साथ वो जीके तैयार हो जाता है। कंपटीशन के अंदर बच्चे तैयार करके आते हैं, और जब उसे पुरस्कृत किया जाता है तो उसमें अंदर बच्चों को आनंददायी शिक्षा के अंदर वो अपनी अच्छी जीके तैयार कर लेते हैं। मेरे जमाने के कई विद्यार्थी पढ़े हुए, कल ये भी कोई ना पूछे कि शिव शक्ति में क्या है, परसेंटेज ही बनाना नहीं है। मैं इस बात को भी कह देता हूँ कि सरकारी विद्यालय में या सरकारी शिक्षा में या सरकारी नौकरी में शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमना के पढ़े हुए विद्यार्थी, मैं उन विद्यार्थी देखोगे तो आपका नाम ले ही लेता हूँ, सर मैं ले लेता हूँ कि शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थी घेवर खिलेरी, जो प्रयोगशाला सहायक में लगे हुए हैं राजकीय महाविद्यालय धोरीमना में, और मेरे यहाँ धोरीमना में विमला बिश्नोई जी जो प्रयोगशाला विज्ञान वर्ग में राजकीय उच्च महाविद्यालय धोरीमना में लगे हुए हैं। राजस्थान पुलिस में कमलेश ढाका जी लगे हुए हैं। एक भगवानाराम में भी हूँ, जो आप सब देख पाते हो वहां से। और भी एक हाँ, हमारे बीएसएफ में हमारे मित्र रहे, हमारे क्लासमेट है श्री नरेश खिलेरी, जो बीएसएफ में सेवा देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँ तो माँ सर ले लेंगे, कोई रह गया तो। लेकिन शिव शक्ति ने केवल परसेंटेज ही नहीं देते हैं, शिव शक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय के कई विद्यार्थी सरकारी सेवा में भी है। बाकी वालों में नाम भूल गया, सर ले लेंगे, इतने सारे मुझे याद नहीं। बिल्कुल राइट बात है भगवानाराम जी। हमारा तो शिक्षा सेवा के अंदर अभी 14-15 साल हुए हैं, फिर भी अभी बच्चे ये केवल आप इन जो सेवाएं कह रहे हो, इसके अलावा भी बहुत ऊंची सेवाओं के अंदर उच्च पदों पर भी है, और डॉक्टर भी कर रहे हैं 5-10 लड़के। हाँ, मैं भूल गया था, आपके बुरा मत मानना। मेरे क्लासमेट रहे मांगी जी विष्णु खिलेरी, जो अभी शायद एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे नाम मैं अभी और थोड़ा भूल रहा हूँ। एमबीबीएस कर रही है महाराष्ट्र से, हनुमान गोदारा, कमलेश खिलेरी, इस तरीके से करके कम से कम 5-10 लड़के हैं जिन्होंने नीट क्लियर करके वो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब बच्चों को अपन अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो वो आगे अपनी सब्जेक्ट की मजबूती को देखते हुए आगे अपना रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चूज करते हैं, और उसी अनुसार वो पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सफलता मिल जाती है। आपके पास नीट के लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या करते हो आप? नहीं, जब नीट के अंदर तो जब 10वीं करके बच्चा जब आगे विज्ञान वर्ग में लेता है, तो जब 2 साल 12वीं करने के बाद में जब एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाता है, और फिर उसको अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिलता है, तो वो उस अनुसार आगे बढ़ता है और अवश्य सफल होता है। 10वीं तक तो कॉमन करवाते होंगे? हाँ, 10वीं तक तो मतलब ये स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम अनुसार करवाते हैं। फिर 10वीं के बाद में बच्चा विज्ञान वर्ग लेता है। विज्ञान वर्ग के अंदर जब आगे बढ़ता है और अच्छी उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर अध्ययन करने जाता है, तब अपनी नींव मजबूत की हुई होती है ना, तो वो आगे भी सफल होता है। जैसे साइंस के लिए अलग से आपको तैयार करना पड़ता है, या फिर उनको सबको अलग से? नहीं, वो अपन तो ये नींव अच्छी तैयार करते हैं 10वीं तक। 10वीं के बाद में अपने यहाँ कला वर्ग है, तो नीट के लिए उसे साइंस के अंदर, विज्ञान वर्ग के अंदर और कहीं जाना जाता है। जब अपन अच्छी तरह से 10वीं करवा देते हैं, उसकी नींव बहुत मजबूत कर देते हैं, तो बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसे आत्मविश्वास होता है, विषय के ऊपर उसे मजबूती होती है, तो वो आगे उस अनुसार आगे बढ़ता है और वहाँ भी सफलता प्राप्त कर लेता है। कई विद्यालय मैंने देखा, जैसे मैंने नाम नहीं लेना क्यों बगल कहेंगे आप, भगवान हमारा नाम, लेकिन अलग अलग बैच जो टॉपर विद्यार्थी है उनको अलग बैच, जैसे ए वर्ग कर दिया, फिर बी वर्ग कर दिया, जैसे वो उनके थोड़ा कमजोर है उनको बी वर्ग कर दिया। ऐसे भी होता है, एक साथ में सबको चालू है? नहीं, अपने तो सभी एक साथ में है। उस अनुसार यदि सेक्शन है तो वो संख्या के अनुसार है, ऐसा टॉप वाली बात कुछ नहीं है। उस समय क्या होता है, टॉप में तो फिर कमजोर रह जाता है, इसलिए हमें उसको ध्यान में रहते हुए कमजोरी क्या है उसको उस अनुसार हमें बच्चे की स्तर अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए, उसे स्तर अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। बाकी टॉप है तो हाँ, टॉप का उस हिसाब से ध्यान देना पड़ता है, सही बात है, लेकिन कमजोर है तो उसकी कमजोरी क्या है उसको भी ऊपर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो प्रतिभावान छात्र होता है, एक फिर मंद बुद्धि का होता है, तो फिर इनको सबको दोनों को साथ में कैसे संभालोगे?
नहीं वो उस स्तर अनुसार जब अपन को तो पाठ्यक्रम होता है, उसको ये क्लियर करना होता है, अपन उसको प्रैक्टिस करवा वो कराते हैं, उसको अलग से अपन टेस्ट सीरीज के अंदर प्रैक्टिस के लिए करते हैं, कमजोर को उस कमजोरी क्या है उस अनुसार आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा भी होता है जैसे कोई एक होशियार लड़का है, उनके लिए तो अलग से मास्टर आ जाते हैं, होशियार लड़के को तो नॉर्मल मास्टर वो थोड़े कंट्रोल करते हैं, ऐसा कैसे नहीं मास्टर वही रहते हैं, कर देते हैं? मास्टर वही रहते हैं। जो होशियार को है तो होशियार की वो उसकी खुद की प्रतिभा है, उसकी IQ है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता है, वो एक बार में कर लेता है। कमजोर ऐसी है 2-3 बार अभ्यास करने से करता है। तो कमजोर के ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है और होशियार के ऊपर वो 1 बार या 2 बार करने से भी क्लियर कर लेता है, इतना ही फर्क होता है। कमजोर को जो थोड़ा कमजोर है तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो भी कुछ सुधार करता है। बहुत सारे विद्यार्थी है यहाँ, बहुत सारे अभिभावक है, वो सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी सीकर में जाए। कई मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज सीकर में पढ़ने जाते हैं, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी सीकर जाए या कोटा जाए, तो वहाँ और धर्मिणा में क्या फर्क रहता है? मैं तो ये मानता हूँ ये केवल दिखावा, धार्मिक प्रचार प्रसार, इसके चक्कर में लोग चले जाते हैं, दूर के ढोल सुहान होते हैं ऐसा लगता है। बाकी धोरीमना के अंदर भी, बाड़मेर के अंदर भी बहुत ही शानदार फैकल्टीज है जो अपन को हर वर्ग के अंदर अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और वो कम खर्चे के अंदर। जैसे साधारण परिवार से, जैसे नरपत है सामान्य परिवार से है, सामान्य परिवार के अंदर बाहर जाने के अंदर उससे इतना खर्चा करना पड़ता है, उससे आधे खर्चे से भी कम में अपन यहाँ उस वर्ग के अंदर अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। तो मतलब ये जो ज़्यादा लोग ध्यान कम देते हैं और दूसरों के सहारे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा या तो उसके पास में ज़्यादा पैसे वगैरह होते हैं तो वो उसमें ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो वो उस दिखावे के अंदर बाहर भले ही भेजो, लेकिन कंपटीशन के अंदर, स्कूली शिक्षा के अंदर मैं तो समझता हूँ धोरीमना के अंदर कंपटीशन है, ऐसा मैं तो कोटा के अंदर भी नहीं होगा। मेरे सीकर में अच्छे मित्र है, प्रिंस सब अकेडमी के पीयूष जी सोंडा जी है, या फिर CLC के श्रवण बोस जी है। वो कहते हैं कि ये क्या है कि वहाँ माहौल नहीं है, पढ़ो यहाँ माहौल में क्या कमी है, माहौल क्या दिक्कत क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है पैसे वाले लोग होते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से वगैरह, उससे वो शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ हो सकता है सुविधाएं संसाधन उसके पास ज़्यादा होंगे, लेकिन एक बच्चे को साधारण परिवार के कम फीस के अंदर, कम पैसों के अंदर और उसके बराबर कंपटीशन के अंदर अपन बच्चे को ला देते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ तो दिखावा ज़्यादा है, हो सकता है संसाधन ज़्यादा है तो सुविधाएं भी ज़्यादा होगी, केवल सुविधाओं से भी संसाधन में किताबें हुई तो सुनो, केवल सुविधाओं से भी पढ़ा नहीं जा सकता। बच्चे को अपन अच्छी तरह से टैकल करेंगे, उसको अच्छी तरह से संस्कार देंगे, अच्छा माहौल देंगे, तो बच्चा यहाँ भी कम सुविधाओं के अंदर भी अच्छा कर सकता है। वो अभिभावक के लिए, बच्चे के लिए, यहाँ के विद्यालयों के लिए भी अच्छा रहता है। बाकी ऐसा वहाँ और इसमें अंत मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई है। शिव शक्ति में विद्यार्थी क्यों पढ़ना है, क्या व्यवस्था, विद्यालय धोरीमना अच्छी शिक्षा के साथ साथ में सह शैक्षिक गतिविधियां, जैसे बच्चे की रुचि होती है, चाहे वो खेल में है तो खेल में ध्यान दिया जाता है, सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की एक्टिविटी होती है। और अनुशासित शिक्षा के अंदर विश्वास करते हैं हम, संस्कारित शिक्षा के अंदर विश्वास करते हैं। यदि कोई बच्चा 80% है और वो व्यवस्थित तरीके से अनुशासित और संस्कारित शिक्षा ले रहा है तो वो धीरे धीरे 90-95 टॉप कर लेता है। और कोई बच्चा होशियार ज़्यादा है लेकिन उसकी लाइन, उसका तरीका अच्छा नहीं है, संस्कार उसके अंदर अच्छे नहीं है या अनुशासित नहीं है, तो धीरे धीरे एक बार वो टॉप भले ही कर लो, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो इस चंकाचौंध भरी जीवन के अंदर वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। यदि उसको अच्छी तरह से धैर्य से संस्कार और अच्छा माहौल और अच्छा अनुशासन सिखाया हुआ है तो चाहे वो 80% वाला बच्चा भी उस 95% वाले बच्चे से आगे निकल जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो बहुत ही कम संसाधनों के अंदर और सीमित संसाधनों के अंदर और कम फीस के अंदर वो शिक्षा दे देते हैं, संस्कारवान शिक्षा, अच्छा माहौल देते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, अनुशासित पढ़ाई करवाते हैं, ताकि बच्चा अपना अच्छा भविष्य बना सके, अच्छा जीवन निर्माण कर सके।
हम ये टारगेट नहीं देते हैं कि बेटा तेरे को अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, नौकरी तो एक सीमित होती है। हम तो ये बताते हैं कि आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आपका जीवन निर्माण अच्छा होना चाहिए, ऐसी शिक्षा प्राप्त करो, ऐसी संस्कारित अनुशासित शिक्षा प्राप्त करो, ऐसा जियो, ऐसी लाइन में रहो ताकि आप कहीं भी जाओ आप वहाँ टॉप रहो, चाहे वो व्यापार लाइन हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो उसके अंदर आप अच्छा कर सको। वो अच्छा कब होगा? जब आप अच्छे माहौल में पढ़ोगे, अच्छे संस्कार सीखोगे, अच्छे अनुशासन में रहोगे, तब संभव है। और मैं तो अभिभावकों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप हमारा विश्वास करोगे तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे और अच्छी अनुशासित संस्कारित शिक्षा देंगे। बहुत ही बारीकी से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से बच्चों का व्यक्तिगत ध्यान रखेंगे। हर क्षेत्र के अंदर जैसी बच्चे की रुचि है उस क्षेत्र के अंदर बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यही अनुरोध है। विद्यार्थी अगर लिखावट सुधार करने के लिए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? बिल्कुल, लिखावट ही एक बहुत बड़ा मतलब प्रभाव होता है। जब कोई बच्चा होशियार होता है और उसकी लिखावट अच्छी होती है तो जो मूल्यांकन करने वाला होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो उसके लिए हमारे हर कालांश के अंदर प्रथम से लगा के 8वीं तक सुलेख का कालांश पड़ता है, उसके अंदर लिखावट सुधार का काम किया जाता है। चाहे वो भाषा सब्जेक्ट, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, तो उस पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। अलग से कालांश दे करके जिसकी अच्छी लिखावट है उस सर को उस सुलेख के अंदर सुलेख मतलब सुंदर लेख के साथ साथ में शुद्धि मतलब शब्द शुद्धि, उसमें भी ध्यान दिया जाता है। सुर्त लेख लिखवा करके, ताकि बच्चा शुरुआत से वो त्रुटियां न करे। और साथ साथ में सुंदर लेख के साथ साथ में यदि उसकी सुर्त लेख अच्छी है और मतलब त्रुटियां नहीं कर रहा है तो उसका भाषा सब्जेक्ट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो लिखावट के अंदर भी हम हर क्षेत्र के अंदर ध्यान देते हैं। हमारे समय में पता आजकल एक राइटिंग, वो कर्सी राइटिंग, वो भी इंग्लिश में करते हैं। बिल्कुल अच्छी बड़ी बारीकी से। पहले छोटा बच्चा होता है उसको अपन छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला हो, हिंदी की वर्णमाला हो, वो सिखाते हैं। फिर अंग्रेजी के अंदर उसे कृषि राइटिंग के अंदर उसको कैसे लिखा जाता है जिससे आगे वाला मूल्यांकन करने वाला प्रभावित हो। और उसमें बच्चे आपको भी मैं इस तरीके से लिख पाता हूँ तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इस चीज़ें से। बच्चा शुद्ध लिख रहा है, सुंदर लिख रहा है, इससे बच्चे को अपने आप को गर्व महसूस होता है, फक्र महसूस होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो भी एक है उसके आगे बढ़ने में, अपने लक्ष्य को अचीव करने में सहयोग प्रदान करता है। और यूनिफॉर्म के लिए क्या व्यवस्था? यूनिफॉर्म तो जो निर्धारित है लंबे समय से अपने तो वही है, निर्धारित यूनिफॉर्म है ताकि एकरूपता रहती है। यूनिफॉर्म का प्रभाव ये रहता है कि चाहे वो कितना भी आम या मुख्य कोई भी बच्चा अमीर हो चाहे गरीब हो, एकरूपता के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित की जाती है ताकि उसमें बच्चों के अंदर आपसी भेदभाव महसूस न करे। यही होता है यूनिफॉर्म का। तो कई बार विद्यार्थी कहते होंगे, मैं कहूँगा कि आपने पूछा नहीं, कई बार ऐसा होता है, आजकल ये दौर में तो होता था, पहले 3 विद्यार्थियों के साथ 2 विद्यार्थी को फीस लगेगी एक का फ्री, ऐसा आपके भी होता है? नहीं सर, ये ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो हमारा उद्देश्य, ये शिक्षा समिति होती है, इसका एक उद्देश्य होता है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। अब किस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार और जागरूकता ला सकें, अधिक से अधिक गरीब बच्चों को पढ़ा सकें। तो किसी अभिभावक के 3-4 बच्चे हैं, उसको वो पढ़ाना चाहता है तो उसकी आय सीमित है, तो कम सीमित आय के अंदर सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है। तो उसके सहयोग के रूप में, उसकी मदद के रूप में हम 3 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, उसके पीछे एक ही छूट करके पढ़ाते हैं। ऐसा नियम कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उसकी मदद के लिए, ताकि वो उन सभी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सके, वो हमारी तरफ से मदद होती है। RET के तहत आपके क्या सुविधा? RT के तहत छोटी कक्षाएं होती है, उसमें 25% बच्चे निःशुल्क होते हैं, जिसका पुनर्भरण सरकार करती है। तो वो भी फरवरी के अंदर एडमिशन हुए थे और हर साल होते हैं। छोटी कक्षा होती है, जैसे प्रथम नर्सरी कक्षा होती है, उसमें होते हैं, जिसके अंदर
निर्धन और दुर्बल वर्ग के बच्चे होते हैं, वो इसमें एडमिशन लेते हैं। उसका कैचमेंट एरिया होता है, ग्राम पंचायत नगर पालिका क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र के बच्चे होते हैं वो इसमें योग्य होते हैं। और उसके अंदर वो 8वीं तक निःशुल्क होते हैं। और फिर राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा शक्ति निःशुल्क शिक्षा के तहत, मुख्यमंत्री निःशुल्क शिक्षा के तहत बच्चों को भी अभी प्रयास चल रहा है, शुरू की गई है ये योजना। कक्षा 12वीं तक भी है, लेकिन कक्षा 8वीं तक तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से ये आरटी के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसके अंदर विधिवत तरीके से गरीब बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। आप अनाथ है या फिर बीपीएल है, गरीब है, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं? बिल्कुल अनाथ बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, उसके लिए तो सर क्या है, लंबे समय से हमारा इसी पे फोकस रहता है, ध्यान रहता है। ऐसे बच्चों को हम विद्यालय परिवार के अंदर तो क्या है, स्कूल शिक्षण शुल्क के अंदर क्या है, हम छात्रावास शुल्क के अंदर भी उसको छूट देते हैं, ताकि वो बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास में वो व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसके अंदर मदद मिल जाती है, उसको हम काफ़ी रियायत देते हैं। आपको छात्रावास सुविधा है? हाँ, छात्रावास स्कूल से संबंधित है, छात्रावास है, शिव शक्ति छात्रावास है, बजरंग बली छात्रावास है, और अन्य भी कई छात्रावास, सत्यम छात्रावास है। ये ऐसे छात्रावास है जहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनको भी निर्देशित रहता है कि ऐसे कोई गरीब बच्चे हैं और तो उनको आप थोड़ी रियायत दें, ताकि वो भी मुख्य धारा के अंदर अच्छी स्कूलों के अंदर पढ़ाई कर सके। दूर से आने जाने वाले विद्यार्थियों की क्या सुविधा? हाँ, दूर से आने वाले हमारे धोरीमना एरिया की 15 किलोमीटर परिधि से ये स्कूल बसें, टैक्सी की व्यवस्था है, जो विधिवत तरीके से सभी रूटों के अंदर आती है, जो आराम से कोई, वैसे लंबे रूट के अंदर तो ज़्यादा लंबा रूट तो होते हैं, तो फिर रास्ते के अंदर टाइम खराब ज़्यादा होता है आते जाते। तो 15 किलोमीटर परिधि के अंदर, 15 से 20 किलोमीटर परिधि के अंदर आधे घंटे 45 मिनट का रूट होता है। उसके अंदर बच्चों की सारी आने जाने की व्यवस्था है, तो आराम से वो घर से अप डाउन करके पढ़ाई के अंदर कर सकते हैं। क्या रहती है और क्या सुविधा रहती है शिक्षा विभाग आपके? और मैंने क्या ना, हम शिक्षा के साथ साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों के अंदर भी अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। जैसी बच्चे की रुचि होती है उसी क्षेत्र के अंदर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हर सुविधा जो सामान्य अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए होती है, वो सारी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। ये थे मेरे साथ में श्री नंदाराम जी खिलेरी सर, जो अभी आपको एक अभिभावकों को आग्रह करेंगे, सीधा संदेश देंगे अभिभावकों। नंदाराम खिलेरी शिव शक्ति विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा, अनुशासित शिक्षा दे करके बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो, तो शिव शक्ति विद्या मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाइए। आप हमारे ऊपर विश्वास करोगे तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, ऐसी कामना करते हैं। एक बार आप एडमिशन दिलाने से पहले शिव शक्ति विद्या मंदिर का विजिट जरूर करें। हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे, आपके बच्चे का भविष्य निर्माण के अंदर अच्छा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आपका एड्रेस और आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा नाम नैनाराम खिलेरी, शिव शक्ति विद्या मंदिर धोरीमना, आलम जी मंदिर के पास तलहटी धोरीमना। मेरे नंबर है 9950 48 66 11 9950 48 66 11।